कई तरह की एकता कायम करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़े पूरे देश और धरती को बचाने के एक फलसफे को, विजन को अपने दिल में उतारना पड़ेगा और उस फलसफे के लिए, उस दर्शन को, उस रणनीति को, उस कार्य योजना को, उस दोस्ती के पैगाम को और पैगाम के साथ साथ ठोस कार्य योजना को रखने के लिए मैं सीधे आदरणीय योगेंद्र यादव जी को दावत देता हूं। योगेंद्र जी, जोरदार स्वागत कर दीजिए योगेंद्र यादव जी का। ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित इस सामाजिक न्याय सम्मेलन में उपस्थित हमारे मित्र भाई पंकज पुष्कर, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही, मैं उस काबिल नहीं हूँ भाई। Subscribe to my channel हमारे साथी and also press this bell भाई icon. जितेंद्र मीणा जी, मंचासीन धर्मेंद्र कुशवाहा जी, अशोक सिंह जी, छविराम कुशवाहा जी, मुजीब खान साहब, पिंकी कुशवाहा जी, विश्वजीत रतोनिया जी, नरेंद्र चौधरी जी, राजकुमार सिंह किरार जी, कौशलेंद्र मावई जी, विनोद पटेल जी, मेरे साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे कई भारत जोड़ो यात्री, पुष्पराग भाई, रेणुका, धनंजय जी, हरिस्वरूप जी, मेरे पुराने साथी रहे ब्रह्मजीत यादव जी, एम ए खान साहब, संतोष द्विवेदी जी, और इस प्रदेश के, इस इलाके के अलग अलग कोने से आए हुए तमाम गणमान्य नागरिकों, साथियों, सबसे पहले तो मैं ओबीसी महासभा को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुबारक देना चाहता हूं कि आपने ये जो सम्मेलन आयोजित किया है, ये कोई छोटा सम्मेलन नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन है। ऐतिहासिक इसलिए, कोई चीज़ ऐतिहासिक है या नहीं है उसका पता उस वक्त बैठे हुए नहीं लगता। उसका पता 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद लगता है, जब कोई पूछता है कि अच्छा 2023 में ग्वालियर में ऐसा कुछ हुआ था, आपको पता है उसके बारे में? और जब आप सर उठा के कहते हैं पता ही नहीं है बेटा, मैं तो उसमें था, तब पता लगता है कौन सी चीज ऐतिहासिक है। आज इस चंबल के इलाके में आपने जो शुरुआत की है वो बेहद बड़ी शुरुआत है, सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, सिर्फ इस प्रदेश के लिए नहीं, इस देश के लिए। और वो क्यों? वो इसलिए कि हम जिस इलाके में खड़े हैं, ये वो इलाका है जहां आज भी आज़ादी के 70 साल के बाद भी सामंतवाद जिंदा है। वो इलाका जहां जाति के नाम पर विषमता, अन्याय जिंदा है। वो भी इलाका है, यहां से नजदीक मुझे बताया गया, जहां गॉडसे का मंदिर भी बनाया जा रहा है। Hey there. Subscribe to ऐसे my channel इलाके में and also press this bell icon. दम ठोक के कहना कि हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है। ये सम्मेलन
मुझे आज से 60 साल पहले इस इलाके में कुछ बात हुई थी, उसकी याद दिलाता है। पता नहीं कितने लोगों को याद भी होगा। समाजवादी आंदोलन के नेता और इस देश में सामाजिक न्याय की सबसे पहली आवाज उठाने वाले लोगों में थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। यहां लोकसभा का चुनाव था, शायद 57 का चुनाव था, ऐसा मुझे लगता है। और यहां गुना से महारानी खड़ी हुई और लोगों ने कहा कि भाई अब तो महारानी खड़ी हुई हैं, अब चुनाव का क्या बचा है। तो राम मनोहर लोहिया ने कहा था ये सामंतवाद के दिन खत्म हो गए, अब यहां नहीं, ये राजा महाराजाओं का राज खत्म हो गया। और उन्होंने सफाई कर्मचारी की समाज से आने वाली एक महिला सुखो रानी को तब की समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार बनाया। और लोहिया ने कहा ये लोकतंत्र है, महारानी के खिलाफ मेहतरानी चुनाव लड़ेगी, तब ये लोकतंत्र कायम है। ये वो धरती है जहां आज भी 70 साल के बाद हमें फिर सामाजिक न्याय सम्मेलन करना पड़ रहा है। किसका सम्मेलन है? साधारण दृष्टि से कोई देखे तो कहे भाई ओबीसी समाज का सम्मेलन है। मैं ऐसा नहीं मानता। ओबीसी महासभा ने आयोजित किया है, मैं इसे केवल ओबीसी समाज का सम्मेलन नहीं मानता। यहां मेरे भाई संतोष द्विवेदी बैठे हैं, पंकज पुष्कर भी बैठे हैं, कई और नाम मैंने सुने, ऐसे लोग जो जन्म से ओबीसी समाज से नहीं हैं। और सच बताऊं, किसी एक समाज का, किसी एक जाति का सम्मेलन होता है तो मैं उसमें जाता ही नहीं हूं। मेरे गुरु किशन पटनायक से मैंने सीखा था। बहुत बार मेरे को न्योता आता रहता है यादव महासभा, और आज से 25-30 साल पहले मुझे ध्यान है यादव महासभा ने मुझे बुलाया था, कहा था आपको हम यादव रत्न का सम्मान देना चाहते हैं। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भैया ये काम मैं अगले जन्म में करूंगा, इस जन्म में तो छोड़ दो। क्योंकि कोई अर्जी दे के तो मैं यादव समाज में पैदा हुआ नहीं था, कोई एप्लीकेशन दी नहीं थी कि भाई यहां पैदा हुआ। जहां पैदा हुए गर्व है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन सिर्फ एक जन्म संयोग के आधार पे जहां पैदा हो गया, केवल उसके स्वार्थ की लड़ाई करना तो सही काम नहीं है। हम यहां सामाजिक न्याय के सम्मेलन में आए हैं, हम पूरे देश के लिए न्याय मांगने आए हैं, पूरे देश का, समाज का उद्धार करने आए हैं। आप सोचो, आजकल अखबार में एशियन गेम्स की चर्चा है। चीन के अंदर पूरे एशिया के खिलाड़ी आए हुए हैं और अखबार में, टीवी में आप रोज देखते होंगे, आज इतने मेडल आ गए, आज उतने मेडल आ गए। अब आप सोचो, मान लो ये कह देते कि भैया एशियन गेम्स के अंदर केवल यादव समाज के लोग जाएंगे और कोई जाएगा नहीं, तो कितने मेडल आते भारत को? 1 मेडल आ जाता, 2 मेडल आ जाता, जो 100 मेडल आया नहीं मिलता ना। जब तक आप पूरे समाज के लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश संपन्नता कैसे हासिल करेगा? मैं यहां इस हॉल में लगी बहुत सुंदर तस्वीरें देख रहा हूं। राजीव गांधी की तस्वीर है, इंदिरा गांधी की तस्वीर है, जवाहरलाल नेहरू की है, महात्मा गांधी की है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मोरारजी देसाई हैं। सब मेरे श्रद्धेय हैं, सब बहुत सुंदर नेता हैं, सब इस देश के महापुरुष हैं। लेकिन क्या इससे देश की तस्वीर पूरी हो जाती है क्या? आप बताइए, कितना सुंदर होता अगर यहां सरदार पटेल की भी तस्वीर होती, अगर यहां महात्मा फुले की भी तस्वीर होती, अगर यहां बाबा साहेब अंबेडकर की भी तस्वीर होती।
स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले आदिवासी वीरों की तस्वीर होती, सुंदर Hey लगता। there. Subscribe to my channel. मैं अपने इर्द गिर्द And लगी also press तस्वीरों this को bell देख icon. रहा हूं। गोयल साहब, अग्रवाल साहब, गर्ग साहब, लड्डा साहब, गंगवाल साहब, तोमर साहब, सिंधिया जी इत्यादि। उधर भी कुछ राजा महाराजाओं की तस्वीरें लगी हैं। इन सब ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में निसंदेह योगदान किया होगा। इस क्षेत्र में विकास करने में, क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सबने योगदान किया होगा। पर अगर योगदान का ये दरवाजा पूरे समाज के लिए खोल दिया जाता तो ये क्षेत्र कितना आगे बढ़ जाता। सो मेरी दिक्कत ये नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी समस्या केवल ये नहीं है और ये कतई नहीं है कि भाई मेरे समाज की फोटो क्यों ना लग गई, वो छोटी बातें हैं। मेरी समस्या ये है कि केवल मेरे समाज के साथ अन्याय हुआ, मेरी जाति के साथ अन्याय हुआ, ओबीसी समाज के साथ अन्याय हुआ, ये छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि इस देश के साथ अन्याय हुआ, इस देश के भविष्य के साथ अन्याय हुआ, इस देश की आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय हुआ, और आज हम उसे ठीक करने के लिए यहां हैं। सामाजिक न्याय मतलब क्या? मतलब कि किसी भी इंसान की जिंदगी को, किसी इंसान का भाग्य उसके जन्म के संयोग के आधार पर निर्धारित ना हो। जन्म से मैं जहां भी पैदा हुआ, मैं मर्द पैदा हुआ, औरत पैदा हुआ, इससे तय नहीं हो जाना चाहिए कि मैं क्या करूंगा जिंदगी में। अगर लड़की पैदा हुई है, लड़की कुछ भी कर सकती है। सिर्फ ये कि अरे लड़की हो, औरत हो, ये ना करो, वो ना करो, औरत नहीं कर सकती, ये तो नहीं हो सकता ना, घर में रहो, तुम क्या करोगी, तुम बहुत आगे निकली तो घर का कौन कम संभालेगा। सामाजिक न्याय कहता है कि ये बात नहीं चलेगी। जन्म के संयोग के आधार पे आप किसी को ये नहीं कह सकते तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये कर सकती। मौजूद है, मैं उनका हार्दिक इस कार्यक्रम जन्म से आगे बढ़ाता। कोई सफाई कर्मचारी समाज में पैदा हुआ है, वो पूजा नहीं कर सकता, वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकता, वो बाकी दुनिया को ईश्वर की प्रार्थना सिखा नहीं सकता क्या? वो पुजारी क्यों नहीं बन सकता? वो शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकता? सामाजिक न्याय की अवधारणा ये कहती है हमसे। सामाजिक न्याय की अवधारणा कहती है कि अगर कोई किसान समाज में पैदा हुआ है तो वो हल पकड़ सकता है, लेकिन वो पेन भी पकड़ सकता है, वो डॉक्टर की तरह स्टेथोस्कोप भी पकड़ सकता है, वो एमआरआई और एक्सरे की मशीन भी चला सकता है। सिर्फ ट्रैक्टर चलाना उसके लिए जरूरी नहीं है, वो सब मशीन भी चला सकता है। जन्म के संयोग के आधार पर किसी का भाग्य तय नहीं हो सकता। अपनी मेहनत, अपनी क्षमता के आधार पर इंसान आगे बढ़े, यह सामाजिक न्याय का साधारण सा मूल सिद्धांत है। अब आप देखिए, क्या इस देश में ऐसा होता है? क्या इस देश में जो कुछ अवसर प्राप्त होते हैं, क्या वो जन्म के संयोग के आधार पर प्राप्त होते हैं या कि खुद अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर प्राप्त होते हैं? अगर मेहनत और योग्यता के आधार पर प्राप्त होते तो यहां पे लगी हुई सारी तस्वीरें सिर्फ एक या दो जाति के लोगों की नहीं होती। मैं मान के चलता हूं कि ऊपर वाला सबको क्षमता देता है। ऐसा नहीं कि पैदा करने से पहले ऊपर वाला कोई ठप्पा लगा के भेजता है कि चल उस जाति में जा, तेरे को इतनी ही योग्यता है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this हम bell icon. सबको जन्मजात योग्यता है, हम सबको जन्मजात बुद्धि है, हम सब में जन्मजात क्षमता है।
किसी को उस क्षमता को वास्तव में बदलने का अवसर मिलता है और किसी को अवसर नहीं मिलता। बस यही है बात। अवसर की समानता, अवसर की असमानता का ही अंतर है। ऊपर वाला कोई अच्छे बुरे मॉडल बना के नहीं भेजता। जिसको अवसर मिल जाता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, जिसको अवसर नहीं मिलता वो पीछे रह जाता है। यही इस समाज का नियम है, यही इस समाज का दुर्भाग्य है। और आज हमारे देश में अवसर की विषमता हर कदम पे व्याप्त है। आजकल मैं देखता हूं हमारे दोस्त जो अखबारों में लिखते हैं, बात कहते हैं, वो मेरिट की चर्चा करते हैं कि देखिए मेरिट के आधार पे फैसला हो रहा है। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है भाई, मेरिट के आधार पे फैसला होना चाहिए, बिल्कुल किसी की योग्यता के आधार पे फैसला होना चाहिए। लेकिन एक मिनट के लिए मुझे बता तो दो मेरे दोस्त कि मेरिट है क्या, ये योग्यता क्या चीज है। एक बच्चा है जिसके घर में अंग्रेजी बोली जाती है, जिसके माँ बाप उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, महीने की 5,000 10,000 रुपया फीस देते हैं उस स्कूल के अंदर भेजने की। और जब बच्चा 9वीं 10वीं में हो जाता है तो उसको कोटा लेके जाते हैं, कोटा ले जाते हैं, 2 साल तक वहाँ रखते हैं, अच्छे से एसी वाले कमरे में रख के उसको कोचिंग दिलवाते हैं। और उसके बाद वो बच्चा 95% नंबर ले आता है। लोग कहते हैं मेरिट है, मेरिट है, मेरिट है। मैं कहता हूं ना, इसमें उसकी मेरिट कितनी है मुझे नहीं पता, ये तो उसके माँ बाप की मेरिट है, ये तो उसके पिताजी का पैसा है, ये तो उसके जन्म का संयोग है। मेरिट क्या है? मेरिट तो वो है कि जहां आप पिताजी के कंधे से उतरे, उसके बाद आपने अपनी मेहनत से कितने कदम लिए, वो आपकी मेरिट है। कंधे पे चढ़ के चले मेरिट नहीं है। यही दिक्कत है आजकल, इसी को मेरिट बोल देते हैं। मैं चाहता हूं देश में मेरिट चले, लेकिन जिस बच्चे के घर में Subscribe to my एक channel लाइट है, and also press this bell 1.5 icon. कमरे के घर में रहता है, जो पढ़ने के लिए रात को ट्यूबलाइट पे, सड़क की ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करता है, और जो बच्चा किसी बड़े स्कूल में नहीं जा सकता, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और वहीं पे टीचर से पूछ के कुछ सवाल करता है, और आखिर में अगर वो बच्चा 70% नंबर लेके आता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस 95 वाले से ज्यादा मेरिट इस 70 वाले में, क्योंकि इस 70 वाले ने अपनी शुरुआत 10 या 20 से की है। ये 70 पे पहुंचा है तो इसकी मेरिट 50 है, और उस 95 वाले ने अपनी शुरुआत ही 80 से की है, 85 से की है, उसकी मेरिट तो 10 या 15 है, उससे ज्यादा उसकी मेरिट नहीं है। वो दौड़ होती है ना, 400 मीटर की दौड़ होती है, कभी आपने ध्यान से देखा है? एक आज दौड़ होती है 400 मीटर की। 400 मीटर की दौड़ में सब लोगों को एक साथ खड़ा नहीं किया जाता। जो सबसे अंदर की लेन में है उसको यहां खड़ा करते हैं, जो आगे वाली लेन में है उसको आगे, उससे आगे वाली लेन को आगे, उससे आगे वाली लेन को आगे। वो क्यों किया जाता है? पहली नजर में आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ी बेईमानी हो गई, कोई बेचारा पीछे से दौड़ शुरू कर रहा है, किसी को आगे से दौड़ शुरू करवाई जा रही है। मगर क्यों? वो इसलिए कि जो बाहर वाली लेन में दौड़ रहा है, अगर वो एक साथ से शुरू करेगा तो वो 400 नहीं 440 मीटर की रेस करेगा। सबको बराबर समान अवसर देने के लिए किसी को आगे खड़ा करना पड़ता है, किसी को पीछे खड़ा करना पड़ता है। यही सामाजिक न्याय और अवसर की समानता है। जो आंख से देखने में असमानता लगती है, वो वास्तव में सच्ची समानता है।
आंख से देखने में लगेगा कोई पीछे कोई आगे, लेकिन सच्ची अवसर की समानता देने के लिए अनिवार्य है। यही सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, यही आरक्षण का सिद्धांत है। और आज हम इस सच्ची समानता, सच्चे न्याय को हासिल करने के लिए यहां आए हैं। इस देश के हर व्यक्ति के लिए सच्चा न्याय हो सके, अवसरों की पूरी समानता हो सके, इस मांग को लेके हम यहां आए हैं। तो क्या मांग होनी चाहिए? अवसरों की समानता है कि नहीं है, इसके लिए पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि भाई कौन कितना है। Hey there. इस हॉल में मैं Subscribe कहता to my हूं channel. बहुत कम औरतें And मुझे also दिखाई press दे this रही bell हैं। icon. मैं क्यों कह सकता हूं कि औरतें कम हैं? एक तो मुझे आंख से दिख रही हैं कि कुछ हैं औरतें, लेकिन मेरे को दूसरी चीज पता है कि इस समाज में, दुनिया में आधी औरतें होती हैं। तो आधी होनी चाहिए, मेरे को आधी से कम दिख रही हैं, इसलिए मैं कहता हूं औरतें बहुत कम हैं। अगर आपको यह पता करना है कि इस देश में, समाज में न्याय हो रहा है कि नहीं, ओबीसी को अपना हिस्सा मिल रहा है कि नहीं, किसी दूसरे समाज को, दलित को, आदिवासी को अपना हिस्सा मिल रहा है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि उसकी संख्या कितनी है। अगर मुझे यह ना पता हो कि दुनिया में आधी औरतें हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूं औरतें कम हैं? हो सकता है इतनी ही हो दुनिया में, लेकिन मुझे पता है ना कि आधी होनी चाहिए, तब मैं कह रहा हूं कम है। आपको यह तो पता होना चाहिए कि ओबीसी हैं कितने, दलित है कितने, आदिवासी है कितने। आज हमें दलित का पता है, आदिवासी का पता है, लेकिन ओबीसी का पता नहीं है। अनुमान है, पता नहीं है। और दलित और आदिवासी के साथ साथ ओबीसी की स्थिति क्या है, यह पता नहीं है। पता कैसे लगेगा? जनगणना से। यह जनगणना क्या है? जनगणना का मतलब खाली गिनती नहीं है। ये सोच लेते हैं कि भाई जनगणना में गिनती हो जाएगी, पता लगेगा कितने कुर्मी, कितने पटेल, कितने यादव, कितने ये, कितने कुशवाहा। खाली ये नहीं है। जनगणना का मतलब है कि कोई आपके घर आएगा, पूछेगा अच्छा घर में कितने मेंबर हैं? 4। अच्छा जी 4 मेंबर हैं, 2 पति पत्नी, 2 बच्चे हैं। अच्छा बच्चों की उम्र क्या है? आपकी उम्र कितनी है? फिर पूछेगा आपकी शिक्षा कितनी है? अच्छा आपने 12वीं पास की, पत्नी की पढ़ाई नहीं है। बेटी कितना पढ़ी है जी? एमए में पढ़ रही है, बेटी एमए में पढ़ रही है। बेटा कितना पढ़ा है जी? 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ेगा। फिर वो पूछेगा घर के अंदर कार है कि नहीं है, घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं है, घर में कंप्यूटर लैपटॉप है कि नहीं है, घर में ईंधन कौन सा इस्तेमाल Subscribe to my होता है, channel. घर And में also press this bell किस तरह icon. की छत है, पक्की है, पक्का घर में रह रहे हो कि कच्चे घर में रह रहे हो। इस सारी बात को कहते हैं जनगणना। जनगणना का मतलब खाली गिनती नहीं है। जनगणना आपको समाज के हर व्यक्ति की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा देती है। तो उसकी जरूरत क्यों है? अगर कोई भी बीमारी होती है, हम सब अस्पताल जाते हैं। आजकल अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है अच्छा ये है, ये तकलीफ है। उसके बाद क्या कहता है डॉक्टर? अच्छा जाओ जरा टेस्ट करवा के लाओ। कोई ब्लड टेस्ट बता देता है, कोई कहता है अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ, कोई कहता है एक्सरे करवा के लाओ, कहता है उसके बाद दवाई दूंगा, पता तो लग जाए तुम्हारी बीमारी क्या है। ये जो जातिवार जनगणना है, ये और कुछ नहीं है, हमारे समाज का एक्सरे है। अब आप सोचो, अगर किसी के हाथ में चोट लग गई हो, 3 दिन से दर्द खत्म नहीं हो रहा, सूजन आई हुई है, तो क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा भैया एक्सरे करवा के लाओ, फिर मैं देखता हूं तुम्हें प्लास्टर लगाना है कि नहीं लगाना।
लेकिन आप कल्पना करो, अगर वो एक्सरे करवाने जाए और 3 मुस्टंडे उसके सामने खड़े हो जाएं, कहीं एक्सरे नहीं होगा, एक्सरे नहीं करवाने दूंगा तुम्हें, ना 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 ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक्सरे मत करवाओ। नहीं नहीं, तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा ही भला चाहता हूं, एक्सरे मत करवाओ। तो आप कहोगे ना, भाई साहब क्या हो गया आपको? नहीं 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 नहीं, एक्सरे से पता नहीं क्या चीज निकल आए। तो आप कहोगे भाई जो निकल आएगा देखेंगे, फिर इलाज करेंगे बीमारी का, पता तो लगने दो है क्या। ना 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 ना, एक्सरे मत करवाओ, बड़ी आफत आ जाएगी। आफत किसको आ जाएगी? आपको नहीं, उसको आफत आ जाएगी जो रोक रहा है आपको। यही खेल जातीय जनगणना के साथ हो रहा है। हम कह रहे हैं भाई गिनती कर लो, पता लगा लो, और इतने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में भाग रहे हैं जी, कुछ कुछ एक्सरे मत होने दो, ना 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 ना, इसको रोको, किसी तरह रोको। अच्छा एक्सरे हो गया तो रिपोर्ट मत आने दो एक्सरे की। आप सोचो, जो कहे कि एक्सरे होने ना दो, हो गया है गलती से तो रिपोर्ट ना आने दो, वो मरीज का दोस्त है कि मरीज का दुश्मन है? दुश्मन है ना। इस देश में एक बीमारी है जाति व्यवस्था। उस जाति व्यवस्था नामक बीमारी का इलाज करना है तो उसका जनगणना नामक एक्सरे करेंगे। एक्सरे करके देखेंगे कि भाई क्या इलाज की जरूरत है। हो सकता है बीमारी हो ही ना। प्रताप सिंह जी मौजूद है, मैं उनका हार्दिक पिछले कई साल से मैं सुनता आगे हूं बढ़ाता मावा जी बिल्लू कि भाई तमाम लोग कहते हैं जी इस देश में आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था पहले हुआ करती थी, आजकल खत्म हो गई है। वो कहते हैं बस अमीर गरीब का अंतर है, जातियों का कोई अंतर बचा नहीं है जी, बेकार की बातें हैं। मैं उन सबको कहता हूं कि मेरे दोस्त, तुम्हें तो और भी एक्सरे का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे है, तुम कहते हो हड्डी टूटी नहीं है, मैं कहता हूं टूटी है, तुम कहते हो नहीं टूटी है। चलो एक्सरे करवा लेते हैं, पता लग जाएगा, नहीं टूटी है तो तुम जीत गए। क्यों नहीं करते? लेकिन मैं देख रहा हूं ये सारे लोग जो कल तक कहते थे कि नहीं नहीं जाति व्यवस्था में, अब जातियों में कोई अंतर बचा नहीं साहब, अब बस केवल गरीब अमीर का अंतर है, जातियों का कोई अंतर है ही नहीं, खत्म हो गया, पुरानी बात थी। वो सब लोग कह रहे हैं लेकिन इसकी जांच मत करवा लेना आप कहीं। क्यों? अगर ईमानदारी होती, अगर कोई ईमानदारी से आरक्षण के विरुद्ध है तो उसको ईमानदारी से जातिवार जनगणना का समर्थन करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि भैया कुशवाहा में और ब्राह्मण में शिक्षा में कोई अंतर है कि नहीं है। अगर कोई अंतर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, खत्म करो आरक्षण, पिंड छुटा, आगे बढ़ो, पता तो लगने दो। पर पता नहीं लगने देंगे, इसलिए जो बिहार में हुआ है, बिहार में जो जनगणना हुई है, वो बहुत बड़ा कदम हुआ है। बिहार में जब भी आप बिहार का नाम सुनेंगे, आपको 3-4 जातियों की चर्चा सुनेंगे। आजकल 2-4 और भी हो गई हैं, पिछले 15-20 साल से स्थिति बदली है। उससे पहले बिहार में क्या था? ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और वैश्य और कायस्थ, वहां के वैश्य ओबीसी में शामिल होते हैं। तो ये 4 की चर्चा थी। इन चारों जातियों ने बहुत महान पुरुष दिए। राजेंद्र प्रसाद हमारे बीच हैं, बहुत महान विभूति हैं इस देश की। लेकिन बिहार के सार्वजनिक जीवन में बस ले दे के इन 4 की ही चर्चा होती थी, इसके बाहर कुछ नहीं होता था। और मेरे जैसे सब लोगों को लगता था कि अच्छा बिहार में ये लोग हैं मुख्यतः, और इसके अलावा कुछ और लोग भी बिहार में रहते हैं, ऐसी छवि बनी हुई थी। 15-20 साल पहले तक बिहार की आधी विधानसभा केवल इन 4 जाति के लोगों से भरी रहती थी। अब जनगणना हुई तो पता लगा कि इन 4 जातियों की कुल संख्या बिहार में 10.4% है, 10.5%, 10 में से 1। और अगर आप इसमें कुछ
उच्च जाति के मुसलमान भी जोड़ दो तो सब मिला के 15% बिहार के हैं। तो बिहार के सर्वेक्षण से क्या पता लगा पहली बार कि दलित, पिछड़े, आदिवासी मिला के बिहार के 84% हैं। 100 में से 84 लोग वो हैं। पहली बार पता लगा, आंख खुल गई देश की। और यह भी समझ आ गया कि क्यों कुछ लोग चाहते थे कि यह गिनती ना हो। गिनती हो जाएगी, वो कहते हैं ना, पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दा उठ गया, भेद खुल गया। जब ये पर्दा मध्य प्रदेश में उठेगा तो क्या भेद खुलेगा? मध्य प्रदेश में कितना निकलेगा? 80, 82, 84, 85। मैं आपको एक अनुमान बता देता हूं, 90 निकलेगा मध्य प्रदेश। हवा में नहीं बोल रहा हूं, मुझे अनुमान है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या इस वक्त 17 के करीब पहुंच चुकी है। 2011 का आंकड़ा पुराना था, 10-12 साल के अंदर 17 के करीब पहुंच गई है। और आदिवासी समाज की जनसंख्या अब लगभग 22 के करीब हो गई है, 39। और उसमें ओबीसी को जोड़ेंगे। मेरा अनुमान है, क्योंकि सरकार ने एक बार कोर्ट में हलफनामा दायर किया था आप लोगों के कारण से, कि वो कम से कम 51 जरूर है। तो 22 और 17 कितने हो गए? 39। 39 जमा 51, 90। तो इसलिए ये 90% समाज की बात है आज। और इस बात को कि 90% को पता ना लग जाए कि वो 90 है, इसलिए एक्सरे मत करवाओ, गणना मत करवाओ, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अरे अरे बड़ा भूचाल हो जाएगा, सब कुछ हिल जाएगा। मैंने कहा भाई साहब क्या हिल जाएगा? समाज नहीं हिलेगा, आपकी कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए परेशान। तो पहला कदम जनगणना। जब जनगणना हो जाएगी और जनगणना में पता लग जाए कौन आगे कौन पीछे, यह पता लग जाएगा कि 10 की स्थिति क्या है और 90 की स्थिति क्या है। साथ में यह भी पता लगेगा और लगना चाहिए कि ओबीसी समाज में किन जातियों की स्थिति थोड़ा ऊपर है और किन की स्थिति उनमें भी बहुत खराब है, क्योंकि उसके भीतर भी अंतर हैं, इसे भूलना नहीं चाहिए। ओबीसी समाज में वो भी हैं जिनके पास बहुत जमीन है, संपत्ति है, और वो भी हैं जिनकी स्थिति दलित समाज से भी 2 पैसा खराब है आज की स्थिति में, उनकी अच्छी नहीं है। तो अगर गिनती होगी, पूरा एक्सरे होगा, ये भी पता लगेगा कि ओबीसी के अंदर अलग अलग जातियों की स्थिति क्या है, किसकी स्थिति सबसे खराब है, किसकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। उसके हिसाब से अवसरों की समानता का सिद्धांत बनाया जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, दौड़ के अंदर किसी को थोड़ा आगे खड़ा करते हैं, किसी को थोड़ा और आगे खड़ा करते हैं, ताकि वो सब बराबर दौड़ें। जब पता लग जाएगा इस एक्सरे से, तब पता लगेगा किसको पीछे खड़ा करना चाहिए, किसको सबसे आगे खड़ा करना चाहिए, ताकि सच्ची समानता स्थापित हो सके। मध्य प्रदेश में भयानक विसंगति है। दलित समाज को, आदिवासी समाज को कम से कम मोटे तौर पे उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। मोटे तौर पे, ठीक ठीक नहीं है। आदिवासी समाज को 20 दिया हुआ है, दलित समाज को 16। उनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन चलिए मोटे तौर पे उस अनुपात में है। लेकिन ये जो ओबीसी समाज है, जो कम से कम 50-51% है, उसको कितना है? 14। और 14 को 27 करने चले तो अड़ंगा लग गया। जिसकी जनसंख्या 50-51 है, जिसको 14 मिल रहा है,
और 27 देने की कोशिश थी, 50 देने की कोशिश नहीं थी, 51 देने की कोशिश भी नहीं थी, 27 देने की कोशिश थी, उसमें भी अड़ंगा लगा। तो एक बार जनसंख्या पता लग जाए तो फिर आरक्षण की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है, सुसंगत बनाया जा सकता है। ओबीसी को कुल कितनी आरक्षण मिलनी चाहिए फैसला हो सकता है, और ओबीसी के भीतर क्या किसी एक वर्ग को दूसरे से बेहतर अवसर मिलने चाहिए, ये भी तय हो सकता है। बिहार में ओबीसी को 2 हिस्से में बांटा गया है, पिछड़ा और अति पिछड़ा। हो सकता है मध्य प्रदेश में भी इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि कुछ जातियों की स्थिति बहुत कमजोर है। और मैं बार बार कहता हूं, इस देश की तमाम पिछड़ी जातियां हैं। भाई साहब ने तो सुंदर से नाम सबके गिना दिए। इतनी जातियां हैं जिनकी स्थिति आज अनुसूचित जाति के बराबर है, उससे कमजोर भी हो सकती है। अगर आप ठीक से एक्सरे करेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा। उनके लिए विशेष अवसर बनाने होंगे, ये सब करना होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये सब कौन करेगा? पंकज भाई ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये नारा चलता है, जो पिछड़े की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसका मतलब राज कोई और करेगा, बस तू बात कर लो हमारी। ना, ये नहीं चलेगा। वो दिन लद गए, खत्म हो गए। अब लोकतंत्र आ गया है। महारानी के खिलाफ मेहतरानी। आज पहले क्या था, न्याय की बात थी कि साहब हम पंगत में बैठे हुए हैं, आप हम सबको ठीक ठीक से खीर परस रहे हो, अगर साथ वाले को 2 चम्मच डाली है तो मुझे भी आप 2 चम्मच डालो ना, न्याय की मांग है। अब उसने नहीं डाली, एक बार छूट गया, दूसरी बार साथ वाले को 2 चम्मच आपको आधी चम्मच दे के चला गया, तीसरी बार भी ये हुआ। ये सिलसिला Subscribe to my 2 channel. बार 3 बार And नहीं, also press this सैकड़ों bell हजारों icon. साल तक सिलसिला चलता रहा। फिर उसका क्या इलाज है? फिर उसका इलाज है, भाई साहब ऐसा करो, आप पंगत में बैठो, मैं जरा बांटता हूं। अब लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि आप पंगत में बैठ जाइए, बांटने का काम मैं कर देता हूं, और मैं आपको आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा, आपको उतना ही दूंगा जितना आपके पड़ोसी को दूंगा। ये बात हमें स्थापित करनी है। ये वक्त अब आ गया है। और ये फैसले कहाँ होते हैं, पंगत में कौन बैठेगा और बांटने का काम कौन करेगा, ये फैसला राजनीति में होता है। इसलिए राजनीति से आंख नहीं मोड़ सकते हम। राजनीति से आंख नहीं मूंदिए, राजनीति से पीठ मत मोड़िए, क्योंकि जहां राज की नीति तय होती हो, उसके लिए अगर आपने आंख मूंद ली तो आप तो बेवकूफ बनोगे, ठगे जाओगे। अगर आप पीठ मोड़ लोगे तो कोई दूसरा आएगा, वो आपके बदले में काम करेगा। तो अगर सामाजिक न्याय चाहिए, अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, ये याद रखिएगा। आज मैं ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में आया हूं, इसलिए नहीं कि केवल ओबीसी के लिए न्याय हो जाए। अगर ओबीसी समाज दलित समाज के साथ खड़ा नहीं होता, अगर ओबीसी समाज आदिवासी समाज के साथ खड़ा नहीं होता, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो तो उसके साथ खड़ा नहीं होता, या किसी भी समाज का गरीब हो उसके साथ खड़ा नहीं होता, तो फिर ये सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं है, ये तो अपने स्वार्थ की लड़ाई है। Hey सबके there. साथ खड़ा होना, Subscribe to my channel. और वो खड़ा होने के लिए Bell icon. राजनीति का सहारा लेना। माहौल जी बिल्लू भाई राजनीति को इतना गंदा शब्द लोगों ने बना दिया है। अरे अरे राजनीति आ गई, ना ना ना, राजनीति मत करो। अरे इतने भले आदमी, मेरे को लोग कहते हैं योगेंद्र जी इतने भले आदमी हो, आप चाहते तो ये बन सकते थे, वो बन सकते थे, आप वो सब छोड़ के सड़कों पे घूम रहे हो, बड़ा समझदारी से बोलते हो, राजनीति जैसे गंदे काम में क्यों आते हो? मैंने कहा अच्छा, आप ये बता रहे हो कि सारे भले लोग राजनीति छोड़ दें और राजनीति गंदे लोगों के लिए छोड़ दी जाए, गंदों के लिए भी नहीं, धन्ना सेठ के लिए राजनीति छोड़ दी जाए।
अगर राजनीति को सुधारना है तो हम सबको राजनीति में आना होगा। राजनीति के साथ केवल दो ही रिश्ते हो सकते हैं वंचित समाज के, या तो राजनीति आपको बंदर की तरह नचाएगी या आप राजनीति की लगाम पकड़ेंगे और उसे घोड़े की तरह दौड़ाएंगे, और कुछ नहीं हो सकता। तो या तो बंदर की तरह नाच लो या घोड़े की तरह उनको चला लो, एक फैसला कर लो। आज तक हमें सबको बताया जाता है ना 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 राजनीति मत करो, यानी कि मेरे को करने दो, तुम मत करो। आज हम सबको राजनीति पे निगाह रखनी है, राजनीति को समझना है और राजनीति को अपने हिसाब से चलाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव का अवसर आ गया है, चुनाव का अवसर आ गया है। देश में माहौल गर्म है, मध्य प्रदेश में भी खूब गर्म है। इसलिए आज इस सामाजिक न्याय सम्मेलन की जिम्मेवारी केवल इतनी नहीं है कि ये कह दें कि ओबीसी के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सब अच्छी बात है, सब होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना मत कीजिए, साथ में शिनाख्त कीजिए कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसको इनाम देना है, किसको सजा देनी है। इनाम परमानेंट किसी को नहीं देना चाहिए, एक बार दो, 5 साल के लिए इम्तिहान लो, नहीं करे कान पकड़ के बाहर करो। आपके यहां तो 18 साल से मामला चले जा रहा है और ऐसा नाटक हो रहा है, सही बताया मेरे भाई ने कि अरे पांव धोने के लिए बाकी कोई नहीं मिला तुम्हारे को, अगर पांव धुलवाना तो धुलवाओ ना इन बाकी सब लोगों से जिनका इन्होंने नाम लिया। नाटक की हद हो रही है यहां। प्रधानमंत्री इस देश के, ये याद रखिए, इस देश में जब भी वंचित बहुजन समाज के साथ अन्याय होता है, किसी वंचित बहुजन समाज के मुखौटे को सामने रख के ही वो अन्याय होता है। सो प्रधानमंत्री हैं, चाय वाले हैं, ओबीसी हैं, साहब एक्सरे करवा दो, एक्सरे करवा दो ना, ना 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 एक्सरे नहीं, इससे देश टूट जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि चलो प्रधानमंत्री को देश के टूटने की चिंता है। जो देश में खड़े होके दिन रात हिंदू मुसलमान की घृणा, नफरत, एक दूसरे को भिड़ाने की कोशिश करे, वो खड़े होके बोले देश टूट जाएगा, मुझे समझ नहीं आता, हंसूं कि रोऊं। तो पाखंड की भी कोई सीमा होनी चाहिए। खैर चलिए, कहते हैं देश टूट जाएगा, कि साहब कैसे टूट जाएगा देश? केवल जनसंख्या जान लेने से, आप तो खुद ओबीसी से हैं प्रधानमंत्री जी, कहते हैं आपके आने पे तो सन 2014 में यह काम हो जाना चाहिए था, सामान्य जनगणना में नहीं हुआ। आपको तो एक विशेष जनगणना इस देश में करवा देनी चाहिए थी केवल इस काम के लिए, और आपने 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी वो नहीं करवा पाए। उस वक्त लॉकडाउन था, मैं समझता हूं, 2022 में करवा देते, 2022 के अंत में करवा देते। आपको तो विशेष जनगणना इस देश की इस विषय पे करवानी चाहिए थी, जातीय जनगणना। आपने जो सामान्य होने वाली थी वो भी नहीं होने दी, और अब आगे का रास्ता और बंद कर रहे हो। अगर ऐसा करने वाले हैं तो इनका हिसाब मांगा जाना चाहिए। ये सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं, और ये सारा जो खेल हो रहा है इस देश में, ये सारा दिन रात जो हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है। अब इस देश में इंसान ही हिंदू मुसलमान नहीं है, कपड़े भी हिंदू मुसलमान हैं, पक्षी भी हिंदू मुसलमान हैं, पशु भी हिंदू मुसलमान हैं। ये सारा खेल किस लिए? ताकि आप सामाजिक न्याय के सवाल ना उठा सको, ताकि इन सब सवालों से आपके ध्यान हट जाए, ताकि अडानी जी ने कितनी संपत्ति बना ली है 2.5 साल के अंदर, इसका सवाल आप ना पूछो। आप ये ना पूछो कि इस देश के 85% लोग, 90% लोग कहीं कुछ दिखाई क्यों नहीं देते। इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा,
ये जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा का और लोकसभा का, ये साधारण चुनाव नहीं है। विधानसभा का एक चुनाव है, आपके पास बहुत बड़े समय के बाद बदलाव का अवसर है। और ये जो लोकसभा का चुनाव है, मैं बिना लाग लपेट के कहता हूं, 2024 का लोकसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं है, वो संविधान सभा का चुनाव है। ये चुनाव हाथ से गया और बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान हमारे हाथ से गया। इसकी पूरी तैयारी इन लोगों ने कर रखी है। इसलिए हम सबको कटिबद्ध हो संकल्प करके आज इस सम्मेलन से ये संकल्प लेके जाना है। क्या संकल्प? कि मैं सामाजिक न्याय का योद्धा हूं, केवल अपनी जाति के लिए नहीं। ये मैं देखता हूं बीमारी बहुत आ जाती है, हर कोई केवल अपनी अपनी जाति के बारे में सोचना शुरू करता है। जाति का मत सोचिए, सामाजिक न्याय का। अपने से नीचे जो है, अपने से ऊपर कोई बैठा है, उससे हिस्सा मांगने की इच्छा हम सबकी होती है। अरे तेरे पास इतना है, दो मेरे को भी दे दे। लेकिन मेरे से निचली पायदान पे जो खड़ा है, उसको 2 पैसा देने की किसी की इच्छा नहीं होती है। वो सीखना। सामाजिक न्याय का सिपाही सिर्फ वो नहीं है जो ऊपर वाले से खींच खींच के कहे कि मेरा हिस्सा तू दे। सामाजिक न्याय का सच्चा योद्धा ये है, वो है जो उसके नीचे जो खड़ा है उसको कहे भाई पहला हक तेरा है, बाद में मेरा हक है। इस भावना के साथ मैं समझता हूं आज ग्वालियर में इस ऐतिहासिक सामाजिक न्याय सम्मेलन में जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, चाहे जिस भी जाति से हैं, जिस भी वर्ग से हैं, हम सब लोग ये संकल्प लेके जाएं कि इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई के हम योद्धा बनेंगे। संकल्प लेके जाएं कि सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय तभी तक है जब तक संविधान है। संविधान चला गया कुछ नहीं बचेगा। ये संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। संविधान को बचाएं, ये संकल्प लेके जाएं। और संविधान को तोड़ने और इस देश की सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो दिन रात हिंदू मुसलमान करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इन लोगों को हराने का संकल्प हम लेके जाएं। मुझे ताली नहीं चाहिए, मुझे हाथ खड़े दिखाई देने चाहिए। सब लोग संकल्प लेते हैं, करेंगे। अगले 2 महीना सामाजिक न्याय के योद्धा बनेंगे। उसके बाद 6 महीने तक काम करेंगे। तो मिलके जोर से बोलेंगे हम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप चौरसिया जी से निवेदन करूंगा रोकड़े जी का स्वागत करें और 1 मिनट में आभार व्यक्त करेंगे हमारे वरिष्ठ नेता ओबीसी महासभा के मुजीब खान जी, और उसके बाद योगेन जी प्रेस को संबोधित करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, दोस्तों, आपने बहुत ध्यान से बहुत बात सुनी योगेन जी की। मेरा केवल ये निवेदन है कि अभी प्रेस वार्ता यहाँ होगी, लेकिन उसके बाद खाना खाने के दौरान यहाँ कुछ साथी वॉलंटियर खड़े हो जाएं जो भारत जोड़ो अभियान के सिपाही